नमो नमः विद्यार्थी मित्रांनो, ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में मैं पुनश्च प्राध्यापक अर्जुन शास्त्री आपका स्वागत करता हूं। इससे पूर्व हमने नीति परीक्षा ये पाठ हम देख चुके हैं। तो अब आगे सेकंड पाठ, द्वितीय पाठः बुद्धिर्बलवती। देखो किताब निकाल सकते हैं। सेकंड अगला पाठ है बुद्धिर्बलवती। देखिए द्वितीय पाठः बुद्धिर्बलवती। बलवती बलशाली, बुद्धि। देखो बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, हम कहते हैं संस्कृत में सुविचार है, जिसके पास बुद्धि है उसके पास ही बल होता है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी का बल है, उसी की होशियारी है, उसी व्यक्ति को यशस्विता प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। केवल बल होने से काम नहीं चलता, साथ साथ में बुद्धि भी होनी चाहिए। जैसे ये उड़ने वाले पंछी को दो पंखों की अनिवार्यता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार सफलता चाहने वाले व्यक्ति को, अर्थात यशस्विता प्राप्त जो करना चाहता है, उसके पास बुद्धि होना चाहिए, साथ साथ में बल भी होना चाहिए। शारीरिक बल हो या कोई कार्य करने की शक्ति हो, किंतु उसके साथ में उसे बुद्धि होनी चाहिए, तभी व्यक्ति अपना ध्येय प्राप्त कर सकता है। तो बुद्धिर्बलवती, जब हम संस्कृत साहित्य की कथाएं या साहित्य पढ़ते हैं तो अनेक विद्वानों के नाम हम याद करते हैं। जैसे कि आर्य चाणक्य तो हमेशा कहते थे कि भाई मेरे चाहे सारा शरीर थक जाए, मैं चाहे बूढ़ा हो जाऊं, किंतु मेरी जो यह बुद्धि है हमेशा अंतिम समय तक मुझे वो साधते। जिस बुद्धि से उसने सारे नंद वंश का साम्राज्य का तख्ता पलट करके चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पे बिठाया था। तो बुद्धि बड़ी है, बुद्धिर्बलवती। तो इस पाठ में से पूर्व हम देखते हैं इसकी भूमिका। देखियो अपने बुक में देखो भूमिका। संस्कृत साहित्ये नैकाः मनोरंजकाः नीतिप्रदाः च कथाः सन्ति। संस्कृत साहित्य, हमारे जो संस्कृत का साहित्य है उसमें नैकाः न एकाः अर्थात अनेकाः, अनेक मनोरंजकाः, मन को रंजित करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली, नीति प्रदाः और नीति सिखाने वाली कथाः सन्ति। ऐसे अनेक कथाएं हैं, एक नहीं नैकाः, अनेक कथाएं हैं। तासाम मध्यमेन तासाम अध्ययनेन, उनका अध्ययन करने से, उन कथाओं को पढ़ने से नीति नैपुण्यम तथा बोधः जायते। देखो इन कथाओं को पढ़ने से एक तो नीति में निपुणता आती है, व्यक्ति कुशल बन जाता है, कुशलता से व्यवहार करता है, तथा बोध हो जाता है, ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे सारा रामायण कथा पढ़ने के बाद हमें रामादिवत प्रवर्तितव्यम न तो रावणादिवत, राम की तरह आचरण करना चाहिए, न कि रावण की तरह। यह हमें जिस प्रकार हमें बोध रामायण पढ़ने से प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार कोई भी कथा हो, उससे हम, वो कथा से हम नीति सीखते हैं, या वो कथा में नीति में नैपुण्य प्राप्त करवाती है, साथ में हमें बोध भी प्रदान करती है। देखो आगे, जनाः विपत्तिषु न केवलम शरीर सामर्थ्येन अपितु बुद्धि चातुर्येन तरन्ति। जनाः विपत्तिषु, जब लोग जो है आपदाओं में केवल शरीर के सामर्थ्य से ही नहीं अपितु बुद्धि के चातुर्य से उस विपदा से पार हो जाते हैं, अर्थात उस संकट से निकल के आगे
चल पाते हैं, चले जाते हैं। अतः इसलिए प्रत्युत्पन्नमतिना, अतः प्रत्युत्पन्नमतिना अर्थात शीघ्र विचार करने वाले, तत्काल विचार करने वाले, प्रत्युत्पन्नमतिना जो जल्दी शीघ्रगामी, यथाशीघ्र, जो प्रसंग के अनुसार जिसकी बुद्धि कार्य करती है उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। अर्थात शीघ्र विचारवती बुद्धि जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे प्रत्युत्पन्नमतिना शीघ्र विचारवती संकट निराकरणाय उपयोज्यम साधनम एव बुद्धि चातुर्यम। देखो, संकट का निराकरण यदि करना है तो हमें बुद्धि के चातुर्य का ही साधन बनाना चाहिए, उसका ही हमें उपयोग करना चाहिए। बुद्धि ही शक्तितः बलियसी इति अस्याह कथायाः तात्पर्यम। देखो, हमारी जो ये कथा है कौन सी, ये जो बुद्धिर बलवती जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, इस कथा का तात्पर्य यही है कि बुद्धि ही शक्तितः बलियसी, बुद्धि जो है शक्ति से भी बलशाली है। ऐसा कथा स्त्रीणाम बुद्धि चातुर्यम दर्शयते। देखो, इस कथा में स्त्रियों की बुद्धि की चातुर्यता दिखाई है, उसकी होशियारी दिखाई हुई है। अर्थात स्त्रियों का मान सम्मान, अर्थात स्त्रियां भी कितनी कुशल होती है, कितनी चातुर होती है, और अपने बुद्धि से चाहे कोई संकट अपने घर में हो, समाज में हो, कुटुंब में हो, चाहे अपने परिसर में या अपने आजू बाजू में हो, आसपास में हो, तो अपने चतुरता से किस प्रकार वो संकट को दूर करके वो उसमें यशस्विता प्राप्त कर सकती है, सफलता प्राप्त करती है। ये हमें स्त्रियों का आदर इस पाठ के माध्यम से भी मिलता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। देखो, बुद्धि की चातुर्यता, स्त्री की चतुरता से एक घर जो है स्वर्ग बन जाता है या बना सकती है। तो ठीक सम्यकतया इससे हम ये बोध प्राप्त कर सकते हैं या अवगत हो सकते हैं। तो प्रस्तुत पाठ जो ये अपना जो पाठ है बुद्धिर बलवती शुक सप्तति इति कथा संग्रहात् स्वीकृतः। देखो, शुक सप्तति नाम का एक कथा संग्रह है, इसमें से ये पाठ लिया गया है। कौन सा? बुद्धिर बलवती। एषः ग्रंथः, कः ग्रंथः? शुक सप्तति। एषः ग्रंथः संस्कृत भाषया लिखितानां कथानां संग्रह। देखो, इस जो कथा का संग्रह है इसमें सभी संस्कृत भाषा में लिखे हुई कथाओं का संग्रह है। कहते हैं शुकेन स्वामिन्ने कथिताः सप्ततिः कथा अस्मिन् ग्रंथे संकलिताः। शुकेन, शुक कीरह जिसे कहते हैं हम, पोपट कहते, तोता है ना। शुकेन म्हणजे पोपटाने स्वामींनी आपल्या स्वामिनीला सांगितलेल्या 70 कथा, सप्ततिः 70, 70 कथा अस्मिन् ग्रंथे संकलिताः, इस ग्रंथ में संग्रहित की हुई है, संकलित की हुई है। अस्य ग्रंथस्य रचयिता अज्ञातः। इस ग्रंथ का रचयिता जो है अज्ञात है, ज्ञात नहीं है। अर्थात इस जो है ग्रंथ का रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, इसके विषय में हम जानते नहीं, अर्थात ये अज्ञात है। ग्रंथस्य काल विषय मत भिन्नता दृश्यते। संस्कृत साहित्य में यही समझ, अनेक ग्रंथों का काल है, चाहे किसने लिखा हुआ है, इसमें मतलब विविधताएं दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार जो ये शुक सप्तति अपना जो ये कथा संग्रह है, इस काल के विषय में भी मत भिन्नता हमें दिखाई देती है। तथापि फिर भी 1,000 ख्रीस्ताब्दात् 14 ख्रीस्ताब्द पर्यंतम कदाचित एषः ग्रंथः रचितः इति मन्यन्ते, माना जाता है। क्या माना जाता है? ईस्वी सन 1000 से लेकर 1400 ईस्वी सन पर्यंत दिया हुआ है, इस कंस में पढ़ सकते हैं। तो आगे चलो। अयम कथा ग्रंथो अतीव मनोरंजकः। ये जो यह कथा ग्रंथ है शुक सप्तति अतीव बड़ा मनोरंजक है, मनोरंजन प्रदान करने वाला है। मदन, आगे देखिए, मदन विनोद नाम वणिक, मदन विनोद नाम का व्यापारी, वणिक अर्थात व्यापारी, व्यापारार्थम देशांतरम गतः, जो व्यापार करने के लिए
दूसरे देश में चला गया। कौन? मदन विनोद। तदा तब, जब वो व्यापार करने के लिए दूसरे देश में चला गया था, तब तदा तस्य पालितः शुकः, उसने जो अपने घर में जो पाला हुआ था, म्हणजे सांभाळलेला, पाळलेला, पाळतात ना अनेक लोक आपल्या घरामध्ये, चाहे कुत्रा असेल किंवा पोपट असेल, कबूतर असतील, वेगवेगळ्या प्रकारचे पशु पक्षी किंवा प्राणी पाळत असतात. त्याप्रमाणेच या मदन विनोद नामक पण एक मदन विनोद नामक जो व्यापारी आहे त्याने सुद्धा एक पोपट पाळलेला आहे. अनेक आपण पाहिलेला असेल, अनेकांच्या घरामध्ये असतो. त्याप्रमाणेच या मदन विनोद या व्यापाऱ्याने सुद्धा एक पोपट आपल्या घरामध्ये पाळलेला आहे. आणि तो पोपट पहा बड़ा हुशार है. कथा माध्यमेन, केन माध्यमेन? कथा के माध्यम से, कथा माध्यमेन पद्मावतीम वणिक पत्नीम उपदिशति अनुरंजनम च करोते. देखो, तो जो कथा सांगतोय कोण? पद्मावतीला. जो वणिक मदन विनोद नामचा जो व्यापारी आहे, तिला तो अनेक कथाए सांगतो, उपदेश करतो, अनुरंजनम च करोति, आणि मनोरंजन सुद्धा करतो. शुकेन प्रति रात्री एका कथा कथिता, म्हणजे प्रत्येक रात्री, हर रोज हर रोज नाही, हर रात एक कथा त्या शुकाने, अर्थात तिच्या मनोरंजनात सांगितली. अर्थात साहजिकच आहे, तिचा प्रियकर, तिचा पती दूर दुसऱ्या देशामध्ये गेलेला आहे. रात्री तिला त्याची आठवण येत असावी आणि दुःखी होत असावी, म्हणजे तिला मनोरंजन करण्यासाठी, तो काल व्यतीत करण्यासाठी तो एक दररोज रात्री एक कथा सांगत असे. वणेजः प्रत्यागमन पर्यंतम शुकेन सप्ततिः कथाः कथिताः. व्यापारी किती दिवस बाहेर? 70 दिवस तो व्यापारासाठी बाहेर होता. तो येईपर्यंत प्रत्यागमन पर्यंतम, अर्थात वापिस आने तक, शुकेन उस तोते ने 70 कथाएं बताई या सुनाई. कथा प्रसंगे बोधपराणी सुभाषितानि अपि योजितानि. कथा के प्रसंग के समय में बोधपराणी सुभाषितानि अपि, वहाँ पे अनेक सुभाषितें भी की योजना की, बताए हैं. वनमार्ग, देखो ये जो अपनी जो कथा है, जो इसमें वनमार्गेण पितृगृहगामिनी बुद्धिमती. वन किस मार्ग से? वन के मार्ग से, शहर के मार्ग से नहीं, वन के मार्ग से पितृगृहगामिनी, अपने पिता के घर जाने वाली, यानी मायके जाने वाली बुद्धिमती. बुद्धिमती एक स्त्री का नाम है. कथम बुद्धि चातुर्य न, किस प्रकार अपने बुद्धि के चातुर्य से यानी होशियारी से, स्वस्य तथा निज पुत्र यो हो, अपने स्वयं की तथा अपने निज पुत्रों की रक्षणम करोत, उसने रक्षा की. इति वर्णितम अस्याम कथायाम, इस कथा में इसका वर्णन किया है. तो ठीक, ये कौन बुद्धिमती कौन है? अपने पति के घर जा रही है और उसने अपना स्वयं का तथा अपने जो पुत्र थे उनका रक्षण किस प्रकार किया, किससे किया, कब किया, क्यों किया, ये सारा वर्णन इस कथा में दिया हुआ है. धन्यवाद. बाकी का वर्णन या कथा हम अगले तासिका में देखेंगे. शुभम भवतु.